दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तेल कल्पना पढ़ने जा रहे हैं, which itself signifies that it has some strength. The bala itself shows the nature of strength. Bala in other way means बल। तो दोस्तों, जब कोई भी हम ऐसी डिजीज के साथ सफर करते हैं, कोई भी ऐसी क्रॉनिक सफरिंग जिसकी वजह से ओवर चिंतन से या डिजीज की एक ऐसी नेचर की वजह से हम लॉन्ग टर्म में क्षय की तरफ लीड करते हैं, इमेसिएशन की तरफ लीड करते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमें पुष्टि चाहिए, हमें एक टाइप का स्ट्रेंथ चाहिए। जब भी हम रजस भाव के अंदर बहुत ज़्यादा एंशियसनेस या एंजाइटी या किसी कार्य को जल्दी करने की हड़बड़ाहट, इस तरीके से जब हम चीज़ों को लेते हैं, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम मन का जो स्वभाव है कि एक समय में मल्टीपल विषयों को फोकस करना, जो इसका एक विकृत रूप है, जो कि अभी आप स्वभाव में ही कोट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा होड़ हो गई है दुनिया में, इतनी तेजी आ गई है कि आपको ऐसा लगता है कि हमें एक समय में मल्टीपल चीज़ों पे फोकस करना ही पड़ेगा, तो ही वी कैन सक्सीड इन दिस मटेरियलिज्म वर्ल्ड। लेकिन ये मन का एक विकृत रूप है, या आप यूं कहो कि द प्लैनेट मून का ये एक मैलेफिक एस्पेक्ट है। मन का जो प्योर पायस और जो इफेक्टिव रूप है, वो है कि एक समय पे एक विषय पे काम करना, एक समय पे एक थॉट प्रोसेस को प्रोसेस करना, उसको कम्युलेट करना, उसके बारे में चिंतन करना और फिर कोई एक डिसीजन पे आके आना। लेकिन जब कोई व्यक्ति इतने रजस भाव के अंदर रहता है कि कंटिन्यूस थॉट प्रोसेस चलता रहता है, हर चीज़ को एक्वायर करने की कोशिश की जाती है, हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग सही करने की कोशिश जब की जाती है, तो फलस्वरूप क्या होता है कि बात जो है वो बढ़ जाती है। जब बात बढ़ती है तो धीरे 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 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इमेसिएशन आना स्टार्ट हो जाती है। आप कभी जो ओल्ड एज जो पेशेंट्स होते हैं, या ओल्ड एज जो लोग होते हैं, अ, वो अक्सर कहते हैं, जब कोई व्यक्ति इस तरीके से क्षय में गुजर रहा हो, इमेसिएशन में गुजर रहा हो, तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्या चिंता लगी है, तुम क्यों इतने क्षीण होते जा रहे हो। सो ओवर थिंकिंग, एक्सेस अमाउंट ऑफ थॉट प्रोसेसिंग एंड क्षय, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। ओवर थिंकिंग एंड रस का क्षय होना, ऊर्जा की कमी होना, एनर्जी का कम होना, ये भी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। जितना आप ओवर थिंकिंग करोगे, उतना ही जो एनर्जी डाउन जाएगा, उतने ही आप विकृत फेज में आओगे, और उतना ही प्रकृत कफ जो है वो क्षीण होता जाएगा, और उतना ही शुक्र जो है वो क्षीण होता जाएगा। शुक्र और प्रकृत कफ, हमारे एक आचार्य बृहत्तरी के, आई थिंक मे बी डलन है, वो कहते हैं कि प्रकृत कफ और शुक्र का जो लेवल है वो सेम है ना। आई थिंक डलन नहीं है, मे बी आचार्य काश्यप है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं किसी चीज के लिए, एक्सेस में सोचते हैं, तो प्रकृत कफ क्षीण होना स्टार्ट हो जाता है। प्रकृत कफ जब क्षीण होता है, तो शुक्र का भी लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आप एक चीज देखना हमेशा,
जो लोग बहुत ओवर थिंकर होते हैं, जो ओवर थिंकिंग की वजह से वेट लॉस में चले जा रहे हैं, या इतना अच्छे से बॉडी वेट गेन नहीं कर पाती, तो आप देखना उनका जो ओरा होता है ना, उनका जो जो वाइब्स होती हैं वो अनप्लेजेंट होती हैं। और उसके अपोजिट आप एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दो जो मस्त है, जो टेंशन नहीं ले रहा, जो फ्री है, उसका इतना थॉट प्रोसेस नहीं है, जितना है सेटिस्फाइड है, अगर एक्सेस में भी है तो सेटिस्फाइड है। वो एक टाइप का एक मैग्नेट लेके चलता है साथ में। आप उसके साथ बैठना पसंद करोगे, आप उसके साथ बात करना पसंद करोगे, आप उसके साथ जुड़ना पसंद करोगे, है ना। और एक टाइप का अबंडेंस, एक टाइप का लक्ष्मी को वो अट्रैक्ट करता है। इसलिए अगर आप शुक्र सार पुरुष के लक्षण देखो तो उसमें आप पाओगे, उसका जो सम आप पाओगे कि जो मस्त है, जो रिलैक्स्ड फेस में। इसलिए आप भगवान विष्णु को भी अगर आप देखो तो मजे से बैठे हुए हैं वो, मुंदर में बैठे हुए, और माँ लक्ष्मी उनके पैरों में बैठी हुई है, काम नहीं कर रहे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं। एंड वेल्थ इज अट्रैक्टिंग, फीमेल इज अट्रैक्टिंग ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद द शुक्रा इज अट्रैक्टिंग टूवर्ड हिम। उसको, उनको कुछ ज्यादा काम नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ रही, उनको चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ रही। सो ये चीजें क्या है, एक पोर्ट्रे करती थी हमारे रिलीजन में, क्या है कि हर एक चीज को कुछ ऐसे सिंबल्स के थ्रू, कुछ ऐसी स्टोरीज के थ्रू बताया गया, ताकि जनमानस तक ये चीजें आसानी से पहुंचे। तो एक चीज यहां से क्लियर हो जानी चाहिए कि पुष्टि जो है, शारीरिक जो पुष्टि है, वो चिंतन से कम होती है। इसलिए चारे चरक अपने सूत्र स्थान के 28 चैप्टर में, जब वो आ, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे श्लोकों में बता रहे होते हैं कि इसके करने से ये चीज मिलती है, तो वो एक जगह बोलते हैं कि निवृत्ति पुष्टि कारणम। कि मतलब छोड़ दिया आपने, आपने टेंशन लेनी छोड़ दी, आपने सब कुछ समर्पित कर दिया, भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा, मेरे करने से कुछ होता नहीं है, और जो आप करोगे वो सही होगा, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा संसार चल रहा है और मेरी टेंशन लेने से क्या ही हो जाएगा। तो जब आप चिंता छोड़ देते हो, निवृत्त हो जाते हो, तो आचार्य चरक बोलते हैं पुष्टि कारण, है ना। निवृत्ति जो है वो पुष्टि को बढ़ाती है। अब जब पुष्टि बढ़ेगी तो प्रकृत कफ बढ़ेगा, प्रकृत कफ बढ़ेगा तो शुक्र बलवान होगा। शुक्र जब अच्छा होगा तो आपका ओरा अच्छा होगा, आपका प्लेजेंट वाइब्स आएंगी, आप मैग्नेट की तरह लोगों को अट्रैक्ट करोगे, आप मैग्नेट की तरह वेल्थ को अट्रैक्ट करोगे, पीस को, जॉय को, आनंद को अट्रैक्ट करो। अब ये बातें होगी बहुत डीप, है ना। कुछ ही लोग समझ पाएंगे, और कुछ ही जो वैद्य समझ पाएंगे वही अपने पेशेंट्स को आगे ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन आचार्यों ने अब जब देखा कि ये जो कंसेप्ट है चिंता का और प्रकृत कफ का, ये बहुत कम लोग समझ पाएंगे और बहुत डीप चीज है, तो क्यों ना एक ऐसी ड्रग इजाद की जाए जो कि पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पुष्टि कर सके, जब हम एक्सेस चिंतन की वजह से क्षय में जाते हैं, या कोई ऐसी व्याधि के कारण चिंतन में जाते हैं। तो उसी का नाम दिया गया बलाश्वगंधादि तेल। बलाश्वगंधादि तेलम की अगर आप फलश्रुति देखो तो वहां पे एक फलश्रुति में एक शब्द आता है, पुष्टिकरम परम, है ना। मतलब
जो पुष्टि ध्यान से, मेडिटेशन से, निवृत्ति से इतनी नहीं हो पा रही है, या पेशेंट अलाइन नहीं है, या अभी उसको द्रव्यभूत चिकित्सा की जरूरत है, आपको लग रहा है कि पुष्टि करवानी है पेशेंट को, यू हैव टू गिव बलाश्वगंधा तेल। दोस्तों, कुछ योग ऐसे होते हैं जिनको आप दोष दूष्य डिजीज के हिसाब से नहीं आप उनको दे सकते। आपको एक इमेज क्रिएट करनी पड़ती है, आपको एक स्टोरी देखनी पड़ती है, अंदर क्या घटे। उनके रेफरेंस आपको टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेंगे, उनके रेफरेंस आपको जो इजी टू गो बुक्स होती हैं जिसमें कि बताया होता है कि ये डिजीज है, ये आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद के बड़े सारे ऐसे योग हैं जो कि ऑब्जर्वेशन के ऊपर चलते हैं, जो कि सुपर साइंस के ऊपर चलते हैं, जो कि डीप अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चलते हैं। उन्हीं में से एक योग है बलाश्वगंधादि तेलम। अब जब उन्होंने देखा, और ये चीज ना बड़ी एक आयुर्वेद की ब्यूटी है कि आल दो आल दो अगर आपको हर चीज को सही करना है, यू हैव टू कम इनटू मेडिटेशन, यू हैव टू कम इनटू साक्षी भावा, है ना। आपको किसी भी तरीके से अपने थॉट्स को है वो नियंत्रित करना है, आपके प्राण को जो है आयाम देना है। इसी को प्राणायाम बोलते हैं ना। अल्टीमेट ट्रीटमेंट यही है, इसी को स्वस्थ की परिभाषा बोला। स्वस्थ की परिभाषा क्या है? जो अपने में स्थित हो गया, जिसको पता चल गया कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे कौन सा थॉट प्रोसेस करना है, कौन सा नहीं करना है, किस समय में क्या खाना खाना है, किस समय पे नहीं खाना है, कौन से समय में कौन सी बात बोलनी है, कौन से समय में कौन सी बात को रोकना है, कब सोना है, कब उठना है, मेरी बॉडी क्या कह रही है। मुझे लोगों में नहीं देखना है लोग कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अलग अलग टाइप के प्लैनेट गवर्न करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी यात्रा है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी जर्नी है। कोई किसी को मार्स गवर्न कर रहा है, किसी को राहु गवर्न कर रहा है। अगर किसी को राहु गवर्न कर रहा है तो वो रॉन्ग डूइंग को भी डाइजेस्ट कर लेगा, वो अल्कोहल भी कंज्यूम करेगा, कुछ भी करेगा, उसको इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी को कोई जुपिटर रूल कर रहा है, वो अगर अल्कोहल पीने लग पड़े तो उसका विनाश होना निश्चित है ना। तो यो व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसकी जर्नी क्या है पीछे से, और उसको कौन से प्लैनेट गवर्न करते हैं, उसका जो इंटरनल सोल क्या कहती है, इंस्टिंक्ट क्या कहते हैं उसकी अपनी बॉडी को। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर जिंजर नहीं सूट करता है और वो कहेगी पूरे परिवार में सभी खाते हैं, मुझे क्यों नहीं करता, मैं इसकी आदत डालता हूँ, मुझे खाना चाहिए, तो वो सफर करेगा। अब उसको ये नहीं पता कि अभी एक परिवार में हम लोग आए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम पिछले जन्म में भी इकट्ठे थे, या हमारी जेनेटिक जो कंपोजिशन है वो भी सेम है, हमारा दोषों का तरतम के हिसाब से भी सेम है, हमारा जो मानसिक प्रकृति है वो भी सेम है। ऐसा उसको नहीं पता है। और जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं बेशक भीड़ के जैसा हूँ, लेकिन मैं फिर भी डिफरेंट हूँ। थंब का जो फिंगरप्रिंट है, अगर आप ऊपर से देखो तो सभी का आपको सेम लगेगा, सेम सर्कल में लाइंस लगी हुई हैं। लेकिन जितना डीप जाते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका फिंगरप्रिंट मेरे जैसा सेम। आल्दो ऊपर से देखने में सेम लगता है, ऊपर से देखने में हम सभी सेम लगते हैं, हमारे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, हमारे अंदर सेम अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो करता है, वही धातुएं हैं, वही दोष है। लेकिन एक मायने में हम सभी अलग हैं, और इतने अलग हैं कि हमारे जैसा व्यक्ति ना तो कभी बना है ना कभी बन पाएगा। कॉपी नहीं करते एग्जिस्टेंस। महावीर आए, श्री कृष्ण आए, उनकी कॉपी नहीं हुई। यूनिवर्स एक बार चीज बनाती है, उसके बाद कॉपी नहीं करती उसके। हर बंदा डिफरेंट है, और हर व्यक्ति की ये अपनी जर्नी है। उसको कुछ चीजें गवर्न कर रही हैं, कुछ चीजें उसको अपोज कर रही हैं। तो अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट है वो यही है। अब आप इसको सत्व जय चिकित्सा, देव व्यापशय चिकित्सा कह लो, कुछ भी कह लो, देयर आर सेवरल नेम्स।
लेकिन अब ये ट्रीटमेंट हर पेशेंट फॉलो नहीं कर पाएगा। रादर आई वुड से कि वैद्य को भी पता नहीं है। तो आचार्यों ने क्या किया कि इन्हीं के पैरेलल कुछ ऐसे योग बनाए। मल्टीपल योग्स है, हम जैसे आगे पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे। जैसे कल्याण घृतम हो गया, है ना। अ, बड़े सारे ऐसे योग्स हैं, अमृत प्राश घृतम हो गया, च्यवन प्राश हो गया, बड़े सारे न्यूमरस नंबर ऑफ योगाज हैं जिनकी फलश्रुति आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि ये बहुत डीप बात हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो मेथड जिनके थ्रू हम रूट बेस्ड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, नॉन हर्बल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, है ना, उन्हीं का थोड़ा सा अंश हर्बल ट्रीटमेंट में भी आप पाओगे। मीन्स बेस्ट ट्रीटमेंट तो यही है, बेस्ट ट्रीटमेंट यही है, इसका कोई चैलेंज नहीं है और इससे ऊपर कुछ नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं रूट से हील हूं तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स। कोई भी मेडिसिन, कोई भी पंचकर्म इन ट्रीटमेंट का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन स्टिल वी हैव टू डू द ट्रीटमेंट। हम ऐसा तो नहीं है कि हम बोले पेशेंट हमारे पास आ गया और हम कहेंगे यार तुम मेडिटेशन करो। हाँ, कुछ लोग समझ पाएंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल वॉन्ट अंडरस्टैंड। तो क्या किया गया आचार्यों के द्वारा, उन्होंने एक, जैसे हम किसी को ये बोले कि यार तुम 10th का एग्जाम दो, तो वो नहीं दे पाएगा। हमें पहले उसको नर्सरी में डालना पड़ेगा, फिर LKG, UKG, फिर फर्स्ट क्लास में, इस तरीके से उसका लेवल अप करना पड़ेगा। सेम आचार्यों के द्वारा किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप इंट्रोड्यूस करो, ड्रग्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करो उस चीज को, ड्रग्स के थ्रू थोड़ी सी पुष्टि लाओ, फिर बाद में काउंसलिंग करो उसको और उसको राइट पाथ पे लेके आओ। तो इस तरीके से ये इस योग का अ, इस योग की फॉर्मेशन हुई। ये योग सहस्त्र योगम में आपको मिलेगा। आइए देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में क्या है। क्या क्या इसके कंटेंट्स में है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो कंटेंट है वो है बला। देन अश्वगंधा। लाक्षा। देन तिल तेला। ये कोकोनट बेस्ड ऑयल नहीं है, ये तिल तेल बेस्ड ऑयल है।
दधि मस्तू। रासना। चंदना। मंजिष्ठा। रूबिया कार्डिफोलिया। दूर्वा। मधुका। ये अभी पढ़ लीजिए, ये मौका आपको मिलेगा नहीं पढ़ने का ना। हम ड्रग्स जब पढ़ते हैं तो इतना नहीं देखते, है ना। लेकिन जिसको इतना डीप पता है, वही फुल पोटेंशियल ड्रग का देख सकता है। ये एक अर्शी है। कोरका। कोरका। उशीरा। स्क्रीन विजिबल है ना, अच्छे से पढ़ा जा रहा है। ये भी एक कर्ष है मात्रा में।
ओके। मुस्ता। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें जो कंटेंट्स चल रहे हैं ना, वो पित्त शामक भी है, रक्त शामक भी है। तो इसकी यही खासियत की वजह से यहाँ पे भी धर्मांतरम तेल नहीं हम यूटिलाइज कर सकते, वहां पे बलाश्योगंध आदि आपको अच्छा मिल जाएगा। और जो जिन पेशेंट्स को कोई सा भी तेल सूट नहीं करता है, अगर आप पेडिचिल करवा रहे हो, अभ्यंगम करवा रहे हो, ऐसे जनरल बॉडी मसाज के लिए, वहां पे भी आपको अच्छा रोल मिलेगा इसका। अब क्यों इतने पित्त शामक है वो मैं आपको बताता हूँ। कोई मुझे बताएगा क्यों है? कोई गैस करेगा? बात तो हम बात शामक की कर रहे हैं, पुष्टि करने की कर रहे हैं। तो पुष्टि में तो वैसे ड्रग्स होने चाहिए कि जो कि स्नेहन करने वाले, कफवर्धक। लेकिन यहाँ पे वो भी है, लेकिन स्टिल रक्त धातु पे इतना काम क्यों किया जा रहा है? साइप्रस। सोचने वाली बात है, आप सोचिए। क्यों रक्त धातु को इतना क्यों शुद्ध किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है? क्यों? सभी का आंसर देखता हूँ, पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ। कुष्ठ। और इसी की खासियत की वजह से इसको ज्वर में भी बोला गया है। गुरु। ये भी एक कर्ष मात्रा है। देवदारू। ये भी एक कर्ष बोला। देन हरिद्रा। कुमुदा। ये भी एक कर्ष है। देन काउंटी, इसको पाइपर नॉगम भी बोलते हैं, पाइपर कुबेबा। अब थोड़े से वात शामक भी आ रहे हैं। सताहवा। एक कर्ष। ठीक है।
हम देखते हैं क्या आंसर दिया गया सभी के द्वारा। रक्त डिजीज मिमिक्स वात व्याधि। ओके। रस का तर्पण करने के लिए रक्त की ऊष्मा। ओके। टू इंड्यूस कामिंग फैक्ट फटीग स्ट्रेस स्लीप। ओके। पित्ता इज रक्त धातु मल। ओके। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। ठीक है। सभी ने अपना एस्पेक्ट दिया, अच्छा दिया। सभी का अच्छा आंसर था। देखिए, मैंने आपको एक बार बताया था, बड़ी पहले की बात, हमने एक क्लास भी ली थी कि रक्त धातु का इन्फ्लुएंस कैसा रहता है। तो जब भी रक्त धातु इंक्रीज होती है, बिकॉज इट इज इंडिकेटेड इन कंडीशंस वेयर वात गेट्स विशियड ड्यू टू रक्त दुष्टि। यस। ओके। ठीक है, हमारे पास लगभग सभी के मेंबर्स। अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस यस। ओके। डॉक्टर साहब, आप में भी आप अपना इंटरनेट चेक करिएगा। डॉक्टर डॉक्टर रितु शर्मा। ओके। मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सभी ने अच्छा रिप्लाई किया, सभी ने। डॉक्टर कामनी, डॉक्टर रवि, डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर प्रीत कमल, डॉक्टर कपिल, है ना? ठीक है, डॉक्टर रुचि। ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था, शायद एक दो दिन पहले बताया था, क्या होता है जब भी रजस गुण बढ़ता है ना। रजस गुण जब बढ़ता है तो थॉट्स प्रोसेस बढ़ते हैं। थॉट प्रोसेस जब बढ़ता है तो क्या होता है कि ब्लड में एक टाइप का फ्रिक्शन क्रिएट होता है ना? क्योंकि क्यों क्रिएट होता है? बिकॉज एक एंजाइटी, एक चल गुण बढ़ता है, हड़बड़ाहट बढ़ती है, कुछ करने का ऐसे मतलब बेचैनी सी बढ़ती है ना? तो थॉट्स की वजह से मूवमेंट भी बढ़ती है, मूवमेंट इंक्रीज होती है सूक्ष्म लेवल पे। ब्लड में फ्रिक्शन क्रिएट होती है, फ्रिक्शन जब क्रिएट होती है तो पित्त बढ़ता है। जो पिक्चर हम देखते हैं कि वात जब बढ़ गई, बिल्कुल क्षय में चला गया पेशेंट, वो पिक्चर बाई प्रोडक्ट होता है लास्ट में। लेकिन टू स्टार्ट विद द थिंग्स, हमेशा आप ये ध्यान में रखना कि वात प्रकोपित का कारण इनिशियल फेज में होता है, वो रक्त विशेषण होता है, रजस की अति प्रवृत्ति होती है। रजस गुण जब बढ़ जाता है, जब रजस और तमस में रजस बढ़ जाए और तमस उसको संभाल ना पाए, उसको बैलेंस ना कर पाए, तब वात की वृद्धि होती है, तब रक्त धातु विशीर्ण होती है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इतनी प्रवृत्ति हो गई है चल की, इतना चिंतन हो गया, इतना डिजीज का ये प्रोपोगेशन हो गया है कि अब रक्त धातु को भी आपको विद मेडिसिन आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उसको शांत करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारी ड्रग्स आप पाओगे जो इसमें क्या है, रक्त शामक है। रक्त शामक इस वे में नहीं है, प्यूरिफाई कर रहे हैं रक्त। ऐसा नहीं है कि उसको ठंडा ही कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। उसको प्यूरिफाई किया जा रहा है ताकि उसका जो एक्सेस जो वर्जन है, जो बेचैनी क्रिएट कर रहा है, जो इरिटेशन क्रिएट कर रहा है, एंजाइटी क्रिएट कर रहा है, उसको कूल डाउन किया जाए। प्यूरिफाई कर रहे हैं ब्लड को। इसलिए इसकी फलश्रुति में ज्वर और उन्माद बोला गया है ना? अगर आप इसकी फलश्रुति देखो तो मैं आपको बताता हूँ इसकी फलश्रुति।
इसकी जो फलश्रुति है उसमें ज्वर है। ज्वरा, उन्मादा, शीना। मैं आपको क्लासिकल इसका श्लोक ही बता देता हूँ, सो दैट की चीजें आपको और समझ अच्छे से आ जाए। तेन सर ज्वरा, उन्माद, क्षय कास, नश्यन्ति विविधाशे वात रोगा न संशया, अशुभ्या निमित्ता तेल में तेल पुष्टिकरम करो। मतलब कहने का ये है कि चीजें जब स्टार्ट हो रही हैं तो ज्वर से है ना, ज्वर से। अब ज्वर का अगर आप मूल जो कारण देखो तो चीजों को संचय करना, उसका मूल कारण को आया, और शरीर में एक टाइप का राग, एक टाइप की एंजाइटी, रजस भाव का बढ़ जाना, वो ज्वर का मूल कारण बताया गया है। तो इसकी जो फलश्रुति वो कहती है कि ज्वर, उन्माद, क्षय, कासा, वात व्याधि, है ना। तो ऊपर से देखने से आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो नॉर्मल सी डिजीज है, तो कुछ भी हम इसमें दे सकते हैं, लेकिन जब आप इसके कंटेंट्स देखोगे तो आपको डाउट में आएगा कि यार ये क्या चीज है। मतलब वात व्याधि की बात हो रही है, और ड्रग्स जो हैं वो सारे जो हैं वो मैक्सिमम ड्रग्स आप देख लो, रासना है, चंदन, मंजिष्ठा, दूर्वा, मधुका, यष्टि, है ना, कोरका, सारिबा, उशीरा, कुष्टा, मुस्ता, अगरू, सूराधारू, हरिद्रा, पद्म केसरा। तो एक टाइप का ब्लड को प्यूरिफाई किया जा रहा है। तभी मैं आपको एक इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बताता हूँ कि जो जब आप बड़ा अश्वगंधादी तेल से पेशेंट की अभ्यंगम करवाते हो ना, इसका आपको डायरेक्ट जो फलश्रुति है, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उसका डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। पेशेंट को जैसे ही आप खुद ही लगा लेना, खुद भी लगा के आप देख सकते हो, जैसे आप इसका अभ्यंगम करवाते हो, अभ्यंगम के तुरंत बाद, थोड़ी देर के बाद जब आप फ्रेश हो जाते हो, उसके बाद होल डे यू विल फील फ्रेश, रिलैक्स्ड, है ना, चीयरफुल, एक टाइप का ना ब्लेस्ड टाइप का फील आपको आएगा, आनंदित का एक फील आएगा आपको। आपका ऐसा लगेगा कि आ, जो एक एंजाइटी थी, जो एक मेरे अंदर जो एक बेचैनी सी थी, वो काफी हद तक कम हो गई है। और तेल और अभ्यंगम करने से नहीं होगा ये। अगर आप धनवंतरम तेल से करोगे यू विल नॉट फील लाइक दैट। लेकिन जैसे ही आप बलाश्वगंधादि तेल के साथ अभ्यंगम करोगे, एक टाइप का प्लेजेंट वाइब्स आपके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी, रिलैक्स आप फील करोगे, आप बेचैन कम फील करोगे। अब ये फलश्रुति, ये जो पूरा मैंने मोड ऑफ एक्शन है बताया आपको, ये लिखा नहीं है क्लासिकल टेक्स्ट में, लेकिन जैसे आप इसमें डीप रिसर्च करोगे, आप देखोगे और पाओगे कि ये योग ऐसे ही काम करता है। अदरवाइज अगर आप इसकी फलश्रुति देखो तो कोई आपको वैसा नहीं दिखेगा कि कोई हट के योग है, कुछ लग गए। लेकिन लास्ट में जब पुष्टि कर परम आचार्य बोलते हैं, वो उसकी बेसिकली फलश्रुति है। क्षया कासा, जब आप बहुत वीक हो गए, मैसिएटेड हो गए हो, तो कास भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है ना। स्टार्ट देखो, इससे स्टार्ट हो रहा है चीज। अब उन्माद, यहाँ पर उन्माद का क्या मतलब है यहाँ, अगर आप देखो इस फलश्रुति में उन्माद क्यों डाला गया है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो, इसलिए डाला गया है। ये अटपटा से नहीं लगता आपको कि यार उन्माद और ज्वर, चलो ज्वर का भी आप सोच लो, उन्माद आपको थोड़ा सा अनडाइजेस्टेड लगेगा, नाम से आपको लगेगा कि ये वात व्याधि की मेडिसिन है। चलो शय भी मान लिया, कास का भी थोड़ा बहुत हम सोच सकते हैं, लेकिन ये और ये आपको थोड़े से अनडाइजेस्टेड लगेंगे। लेकिन बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये माइंड पे करने वाली मेडिसिन है। जब आप इतना थॉट्स में रहते हैं, इतना बेचैन रहते हैं, तो आपकी स्किन भी सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि त्वचा जो हमारी है वो वात का स्थान है। इसलिए आप देखोगे जो बहुत बेचैन लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, बैठेंगे टिक के नहीं बैठेंगे,
अपने पैर को हिलाते रहेंगे, कभी ये पोज चेंज कर रहेंगे। चेयर पे बैठे हैं, रिलैक्स्ड चेयर है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। कभी एक टांग ऊपर चढ़ा रहे हैं, एक टांग इधर कर रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं, कभी उधर उठ रहे हैं, कभी हाथ ऊपर लगा रहे हैं, पीछे लगा रहे हैं। क्यों होता है ऐसे? रिसर्च की गई और ये पाया गया। और कभी उनको खारिश होना स्टार्ट हो जाती है, कभी सिर में खारिश हो रही है, कभी पीठ में खारिश हो रही है। ये सारे इंडिकेशंस बॉडी में ये शो करवा रहे होते हैं कि पेशेंट बेचैन है, पेशेंट एंशियस है। क्योंकि जब यहाँ एंजाइटी स्टार्ट होती है तो त्वचा में भी आती है। तो इसलिए वो ऐसा नहीं है कि पेशेंट को खारिश नहीं हो रही, खारिश उसको हो रही है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को ट्विचिंग नहीं हो रही, ट्विचिंग उसको हो रही है। ऐसा नहीं है कि उसको लग रहा है कि एक पोज में बैठे बैठे थक गया हूँ, दूसरा कर लेता हूँ चाहिए। एक्चुअल में बॉडी अब जो सिग्नल यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। तो वो जो सिग्नल बॉडी तक आ गया है उसको ये काउंटर करता है, ये बलाश्यगंधादी तेल। तो ये योग इतना कोई संप्राप्ति विघटन चिकित्सा नहीं करता। आप बोलोगे कि जैसे धन्वंतरम तेल अच्छा ओस्टियोआर्थराइटिस में काम कर रहा है, सूती का रोग में अच्छा आपको रिजल्ट दे रहा है, नर्वाइन टॉनिक अच्छा है। लेकिन बला अश्वगंधा तेल एज सच आपको कोई डिजीज में, अगर आप डिजीज को लेके चलोगे तो इट विल नॉट गिव यू दैट मच ऑफ रिजल्ट। लेकिन अगर आप वो डीप रूटेड पैथोलॉजी को लेके चलोगे तो इट विल गिव यू श्योर शॉर्ट रिजल्ट। और इसलिए मैं बहुत सारे पेशेंट्स में बलाश्वगंधादि तेलम और मानस मित्र वटकम देता हूँ, खासकर ऐसे पेशेंट में। बलाश्वगंधादि तेलम फॉर बॉडी एप्लीकेशन एंड मानस मित्र वटकम, और एक टुगेदर इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है ना कि अगर आपने डायग्नोज सही कर दिया है और आपको लगता है कि एंजाइटी की वजह से, एंशियसनेस की वजह से, रजस भाव की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, तो अगर आप, मैं आपको मानूँ, अगर ये दोनों आप मेडिसिन देते हो तो यू विल गेट वेरी गुड ऑप्शन। अगर फुल बॉडी मसाज में नहीं करते हो, अगर आप पेशेंट पाद भंग भी अगर इससे करता है ना तो इट विल गिव वंडरफुल ऑप्शन। अच्छा, बाकी इस योग में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया हो। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो हमसे छूट गई हो। यही इसका बेस्ट इंडिकेशन है। और आई होप कि मैंने इस ड्रग को आपको अच्छे से समझाया है। यस, यस, इट इज़ गुड फॉर एडीएचडी। लेकिन अगर बच्चे में एडीएचडी है बहुत ज़्यादा तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर एडीएचडी की वजह से आ, उसको कई बार कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में इससे और एक अच्छा योग है। आ, इससे बेटर, अगर बच्चों में अगर एडीएचडी की दिक्कत है तो देन यू शुड प्रेफर चंदन बड़ा लाक्षादी तेलम। लेकिन अगर ये बड़े में हो रहा है तो बड़ा लाक्षादी तेलम अच्छा मिलेगा। चंदन बड़ा लाक्षादी तेलम हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी के साथ मिलता हुआ योग है, बड़ा वंडरफुल योग है बच्चों के लिए, है ना। इसी का एक एडवांस वर्जन आप कह लो, वो आप उसमें दे सकते हो, यू विल गेट द डेफिनेट ऑप्शन। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन यही है कि यू शुड नॉट गिव इन आमज कंडीशन, है ना। तेल का इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन ही है कि आप आमज कंडीशन में ना दीजिए इसको। और कफज वाले कंडीशन में ना दीजिए, है ना। उसके लिए हमारे पास अलग से योग है। एक इंडिकेशन इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन बनता है बड़े वाला, वो ये है कि यू शुड अवॉइड इट गिविंग इन आमज कंडीशन। अगर बॉडी में स्टिफनेस है, अगर बॉडी में स्टिफनेस कफ के लक्षण है, अग्नि मंद है ना, इंडाइजेशन है,
पुअर एपिटाइट है। पुअर एपिटाइट ड्यू टू कफा, रक्त विशेषण की वजह से भी पुअर एपिटाइट होती है। पुअर एपिटाइट है, आमज कंडीशन है, इंडाइजेशन है, पुअर एपिटाइट है। अम, आप ऐसा कह लो कि कफज प्रकृति का पेशेंट है, तो उसमें आपको अवॉइड करना। अदरवाइज इसकी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का गंधादी तेलम। कोई क्वेश्चन है आपका, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? अमेजिंग, ग्रेट क्लास। वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम। बाकी हमारा लेक्चर सीरीज उस पे मैंने अनाउंस कर दिया है, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में, जिसमें हम की कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो हमारी अभी पेंडिंग डिजीज रह गई हैं, बाकी वो सारी हम कर लेंगे। उसके बाद ऑन्कोलॉजी शुरू करेंगे, जिसमें कि अभी हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज हमने नहीं देखी थी, हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट नहीं देखा था, डायबिटिक मेलाइटिस का, देन हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी, और एक और डिजीज का, आई थिंक डायबिटिक मेलाइटिस, ये तो हो गया। तो यही डिजीज है जो हमारी जो पेंडिंग रहती थी, उसका सभी का हमने एक कोर्स लॉन्च किया, जो कि 22 तारीख को हो रहा है। उसका लिंक मैंने ग्रुप में डाल दिया, आप में से जो भी कोई इनरोल करना चाहता है वो कर सकता है। बाकी जो रीनल डिजीज में जिन लोगों ने टॉप किया था, टॉप 3, उनके लिए स्पेशल हमने डिस्काउंट कूपन इशू किए हैं, जैसे डॉक्टर कपिल, डॉक्टर रुचि और डॉक्टर सुचेता। तो उनको पर्सनली व्हाट्सएप कर दिया, वो उस तरीके से परचेज कर सकते हैं। क्या इसको वस्ती में यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर इतना कॉमनली यूज़ करते नहीं हम। कर सकते हैं। नहीं, अगर कफज प्रकृति में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फॉर द टाइम बिंग आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्रोवाइडेड कि अग्नि देख लीजिए, सामता निरामता को न्यूट्रलाइज करके आप ये चीज़ें दे सकते हैं। कफज प्रकृति में वैसे तो हरितकी अच्छा रहता है, हरितकी का अगर लोमन दो दो आप, तो अच्छा रहता है। ये जितनी भी लेक्चर सीरीज मैंने अभी तक आपको करवाई है, इनका सभी का एक ही मीनिंग था कि आपको मैं जो हमारा जो ऑन्कोलॉजी का कोर्स है, उसको तक प्रिपेयर करवाऊँ आपको, है ना। तो उसके बाद से हम अच्छे से ऑन्कोलॉजी पढ़ेंगे विद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को भी अच्छे से देखेंगे, और एक परफेक्ट होगी जो मेरी जिसमें मेरा एक्सपर्टीज है, वो उसमें हम अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, सो दैट कि आप ऑन्कोलॉजी को अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। थैंक यू फॉर द डिस्काउंट कूपन डॉक्टर साहब, आपने अच्छी अच्छी असाइनमेंट थी आपकी, है ना। आपकी सभी की असाइनमेंट्स अच्छी थी, पर आप, क्योंकि मुझे बड़ा डिफिकल्ट होता है 3 लोगों को निकालना, लेकिन स्टिल डॉक्टर रुचि, डॉक्टर कपिल और डॉक्टर सुचेता। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है किसी का? यस, स्ट्रेस रिलेटेड सेक्सुअल डिसऑर्डर में आप अच्छे से यूज कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। आप तीनों ने अच्छे से जो पर्सपेक्टिव रखे हैं ना डिजीज को, जो मैं डॉक्टर कपिल का देख रहा था, जो हमने केस डाला था, एक केस स्टडी भी डाली थी,
उसमें डॉक्टर कपिल का मुझे अप्रोच बड़ा अच्छा लगा, है ना, इस तरीके से। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को ओपन अप नहीं करते हो, अपने आइडियाज नहीं डालते हो, तो तब तक युक्ति डेवलप नहीं होती। असाइनमेंट लेने का यही पर्पस रहता है कि आप एक्सप्लोर करो अपने माइंड को, जो बताया गया है उससे भी कुछ चीज़ें हट के आती हैं, और उससे हट के ही चीज़ें आएंगी। जब आप प्रैक्टिस पे आओगे तो पेशेंट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेशेंट आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन के साथ, तरतम के हिसाब से अलग अलग पेशेंट आएंगे। तो उसको कैसे आप मैनेज तभी कर सकते हो जब आपकी युक्ति खुली हो। तभी मैं असाइनमेंट्स लेता हूँ, ताकि साथ ही साथ आपकी कुछ गलतियां भी मैं रेक्टिफाई कर सकूं, और कहाँ जो आपके वीक होल्ड हैं उनको सही किया जा सके। इसलिए असाइनमेंट्स में ना पार्टिसिपेट जरूर करना है। मैं देखता हूँ कुछ वैद्य असाइनमेंट्स को स्किप करते हैं, लेकिन वो उनको लगता है कि हम तो अभी इतने हो गए, पढ़े लिखे हैं, इतना एज्ड हो गए हैं, अब ये स्टूडेंट्स वाली चीज़ें हम क्यों करें। पर ऐसा नहीं है, ये माइंड को शार्पन करने के तरीके होते हैं। चिकित्सा सुनने से नहीं मात्र होती है, सुनने से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन आपको भी कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो जैसे अभी इस नेक्स्ट जो लेक्चर सीरीज है हमारा, उसमें हम लाइव केस भी डिस्कस करेंगे, केस बताएंगे आपके, फिर हर एक वैद्य का हम ट्रीटमेंट अप्रोच देखेंगे, एवेलुएट करेंगे, है ना। मेरा मतलब ये है कि आप यहाँ से ही परफेक्ट हो जाओ, और ताकि आपको बाद में इतनी मेहनत ना करनी पड़े। इस प्रकृति पेशेंट में बेस्ट अनुलोमन एंड रक्त रिलेटेड बेस्ट अनुलोमन ड्रग क्या है? थैंक यू सर फॉर द अप्रिसिएशन। वेलकम वेलकम डॉक्टर कपिल, डॉक्टर रुचि, डॉक्टर सुचेता। अच्छा, पित्त प्रकृति में बेस्ट अनुलोमन एंड रक्त, पित्त बेस्ट पित्त प्रकृति में तो त्रिव्रत अच्छा रहता है। त्रिव्रत, आरगवत त्रिव्रत अच्छा रहता है। रक्तज में भी त्रिव्रत अच्छा रहता है। अभिपत्ति चूर्ण इज द बेस्ट। इफ यू आस्क मी एनी ड्रग, द बेस्ट ड्रग फॉर अनुलोमना इन pitta rakta condition, that is avipatti churna. And if you say about the mixed sansarga dosh along with pitta and rakta, like if rakta is vitiated with vata or kapha, or pitta is vitiated with vata or kapha, then in that condition kalyana gulum is the drug of choice. If you find any mandagni which is situated in the kosta, whether it is kosta mandagni or dhatu mandagni, but you need virechana, then in that condition undoubtedly go for kalyana gulam, because kalyana gulam have the potency to ignite the agni. Usually what avipatikar churna will do, if you give avipatikar churna in mandagni patient for virechan purpose, high chances are there that you will not get satisfactory bowel evacuation, and the result of that sadhya virechana will not be there. And ulta, there will be high chances are there that the patient will get mandagni. So try to evaluate the cost of the patient. If you find there is a slight sansarga of vata or kapha in the costa, go for kalyana gulam virechana, because kalyana gulam have deepan pachan drugs like Pipli, then Tela Tela. A lot of Deepan Pachani drugs are there. So what Kalyana Gulam will do, it will do Sadhya Vrechana as well as it will ignite the Agni. So together it will be a win-win situation. I think I have discussed in detail about these things in maybe I think dermatology course. Yes. Thank you for your appreciation, sir. Okay. Welcome, welcome. ठीक है, तो आई थिंक हमारे पास कोई और क्वेश्चन नहीं है। फाइनल कॉल, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 22। आप क्वेश्चन जो पूछते हैं ना, Q&A, इसमें भी पूछ सकते हैं, आप चैट में भी पूछ सकते हैं। यस।
ठीक है। Okay then, I think we are done with the questions. Till then, see you all in the next lecture. Till then, take care. Good night.